पंजाब भारत की पहली स्टेट बनती है जिसने यूएस इजराइल के ईरान पर अटैक की निंदा की। आपके घर आने वाले गैस सिलेंडर की कीमत इसी महीने 60 रुपए बढ़ गई और भारत का 50,000 करोड़ रुपए का बासमती राइस ट्रेड इज एट रिस्क। यूएस इजराइल ईरान वॉर के बीच बहुत कुछ चल रहा है। मैं देख रहा था आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस पर भी वीडियो बनाई जाए, तो लीजिए आपका हुक्म सर आंखों पर। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक किया नहीं। अच्छा, प्यार से बोल देता हूँ, सब्सक्राइब कर लो। तो आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस होगा, ये जो वॉर छिड़ी हुई है इसका बैकग्राउंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। ऑफ कोर्स इंडिया एंगल क्या है, इंडिया पर क्या इंपैक्ट है। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस है जिनका फोकस पंजाब पर रहता है, तो इसमें भी एक चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंपैक्ट ऑन पंजाब, व्हाई आर फार्मर्स प्रोटेस्टिंग, एंड लास्टली कंक्लूजन और मेरे 2 सेंट्स। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किसी एक चैप्टर के बारे में अगर आपके पास ऑलरेडी जानकारी है या आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, मतलब सीधा फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में जानना तो यू कैन जंप टू दैट। शुरुआत करते हैं जानते हुए बैकग्राउंड क्या है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खासतौर पर यूएस, उनकी नजरें काफी सालों से ही, रादर काफी दशकों से ईरान पर रही हैं। रीजन पर्शियन गल्फ में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ऑफ कोर्स तेल। 50s में जो ईरान का ऑयल था उस पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, एक ब्रिटिश कंपनी का। 1951 में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम मोहम्मद मौसदे ने डिसाइड किया कि हम इस ऑयल को नेशनलाइज करेंगे, इस बिजनेस को अपना बनाएंगे, हमारा तेल हमारा बिजनेस। लेकिन ये बात वेस्टर्न वर्ल्ड को कहां पसंद आनी थी। 1953 में इनका तख्ता पलट हो गया। करने वाले अमेरिकन CIA और ब्रिटिश M16। ब्रिटिशर्स को तेल से मतलब था और तब कोल्ड वॉर चल रही थी, तो यूएस को डर था कि अगर ईरान अनस्टेबल हो गया तो सोवियत यूनियन का यहां पर प्रभाव बढ़ सकता है। एंड ऑफ कोर्स यूएस की नजरें भी तेल पर तो थी ही। मेरा फेस भी बहुत ऑयली है, कहीं उनकी नजर इस पर न पड़ जाए। एनीवे, सो मोहम्मद रजा पहलवी को डिक्टेटर की तरह लाया गया, लेकिन वो नाम के डिक्टेटर थे, काम सारे वो यूएस के हिसाब से ही करते थे। ऑफ कोर्स यूएस ने ईरान में बहुत सारी एडवांसमेंट्स इंट्रोड्यूस की, लेकिन मकसद वही था, कंट्रोल और ऑयल का पैसा। इसके खिलाफ ईरान के बहुत सारे ग्रुप्स हो गए, चाहे वो लेफ्टिस्ट हों, सेक्युलर्स हों या इस्लामिस्ट हों। 1979 में रेवोल्यूशन आया, पलड़ा भारी था इस्लामिस्ट का, एंड दे हैड देयर लीडर टू लीड, अयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। तो एक तो हो गया ये बैकग्राउंड। इसके ऊपर आता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो 1957 से ही ईरान परस्यू करता रहा है एक न्यूक्लियर प्रोग्राम, और बाकी दुनिया को ये पसंद नहीं आया। डर वही है कि अगर ईरान के पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो थ्रेट है उन्हें। तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कंट्रोल में रहे, इसलिए बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो सैंक्शंस लगाती रही हैं। अब सैंक्शंस क्या होते हैं? ये एक तरह से कमर्शियल या फाइनेंशियल पेनल्टीज होती हैं जो किसी कंट्री, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन पर लगाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर यूएस बोल दे कि जी हम ईरान पर सैंक्शन लगा रहे हैं कि हम इनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अब यूएस एक बड़ी मार्केट है तो ईरान विल लूज आउट दैट मनी, एंड ऊपर से यूएस ये भी बोलते हैं कि जो ईरान के साथ ट्रेड करेगा जी हम तो उन पे भी सैंक्शन लगाएंगे, उन पे भी और टैरिफ लगाएंगे। सो यू अंडरस्टैंड, सैंक्शन के बहुत बड़े इंपैक्ट होते हैं। ईरान यही कहता रहा कि ये हम बिल्कुल सिविलियन पर्पसेस के लिए इस प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं। 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA इंट्रोड्यूस किया गया। एक तरह से एग्रीमेंट था कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी और हम आप पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। फिर आए ताया ट्रंप। पहली टर्म में ही उन्होंने एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया, सैंक्शंस लगाए और कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव डील होनी चाहिए। उधर JCPOA की जो टर्म्स थी उसको भी ईरान काफी लाइटली लेने लग गया था। हेंस आया साल 2025। इजराइल ने यूएस के सपोर्ट के साथ शुरू किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स फेंकी यूएस के सपोर्ट के साथ। ईरान ने कतर में यूएस बेस को अटैक किया। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग, अभी तक तो हम यूएस और ईरान की बात कर रहे थे, बीच में इजराइल कहां से आ गया? हाउ डिड इजराइल एंटर द चैट? वेल, ईरान की लीडरशिप इजराइल के डिस्ट्रक्शन की बात करती रही है। इजराइल एक छोटी कंट्री है और इजराइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वेपन की मार भी है व्हेन इट कम्स टू द जियोग्राफिकल लोकेशन। एंड देन ईरान सपोर्ट करता है उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इजराइल के अगेंस्ट काम करती हैं, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो या गाजा में हमस। तो 2026 के फरवरी महीने में भी इजराइल और यूएस ने मिलकर की ईरान पर स्ट्राइक्स। एंड नाउ कम्स द इंडिया एंगल। ठीक है भी, तुसी अपना कलेश कर रहे हो, बट साडा की तो इंडिया पर जो इंपैक्ट्स हुए हैं वो जान माल दोनों के हैं, मतलब माल का नुकसान भी और जान का भी। बाय द वे दोनों की बात करेंगे। माल की बात पहले करते हैं। ऑयल और गैस इंपोर्ट हुआ है इंपैक्ट, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करता है ईरान। हुणे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की हुंदा है, ये एक नैरो और बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे है जो कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ और इंडियन ओशन के साथ।
दुनिया का 20% ऑयल यहीं से क्रॉस करता है। उधर इंडिया की ऑयल इंपोर्ट्स पर काफी डिपेंडेंसी है। हम अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हमारा आधा क्रूड इंपोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे लिए तेल आता है इराक से, सऊदी अरेबिया से, यूएई और कुवैत से भी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल ईरान करता है। यहाँ से कई खबरें आई, कई अटैक्स यहाँ पर भी हुए। तो यहाँ डिसरप्शन का मतलब हमारे यहाँ जो इंपोर्ट है, ये जो इनफ्लो है, उसकी किल्लत, उसकी शॉर्टेज। और आपको तो पता है शॉर्टेज का मतलब इंक्रीज्ड प्राइस। इकोनॉमी का बेसिक रूल, सप्लाई पीछे से कम होगी तो दाम बढ़ेगा, स्पेशली व्हेन द डिमांड इज हाई। लेकिन ऑयल सिर्फ ऑयल नहीं है ना। सुनने में बेवकूफ स्टेटमेंट है, पर मेरे कहने का मतलब है कि ऑयल महंगा होना या ऑयल इंपैक्ट होना मतलब ट्रक्स इंपैक्ट होंगे। ट्रक्स इंपैक्ट हुए मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंपैक्ट होगी। ट्रांसपोर्टेशन इंपैक्ट, ट्रांसपोर्टेशन महंगी तो चीजों के जो फल सब्जियां हम खा रहे हैं उनके दाम बढ़ेंगे। तो एक्सपेंसिव ऑयल इज इक्वल टू इन्फ्लेशन। उसके ऊपर एनीवे हमारे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बिकॉज हम फंसे हुए हैं रशिया और यूएस के बीच में। रशिया से प्यार बढ़ाते हैं तो यूएस से बैर बढ़ जाता है, यूएस से प्यार बढ़ाते हैं तो रशिया से बैर बढ़ने का डर है। एंड सिर्फ ऑयल ही नहीं, ऑयल की वजह से या इस क्रूड की वजह से एलपीजी भी इंपैक्ट होती है। नाउ हाउ इज एलपीजी गेटिंग इंपैक्टेड? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। अगेन इंडिया अपना 80 से 85% जो कंजम्पशन है वो इंपोर्ट ही करता है एलपीजी का। तो करंट इंडिया के हालात क्या हैं? जो एलपीजी है उसे एक बार हाइक कर दिया गया है। जो डोमेस्टिक एलपीजी है उसे 60 रुपए का हाइक मिला है। कमर्शियल सिलेंडर तो 115 रुपए महंगा हो गया। मच्छर और आ गए इस मौसम में। उधर गवर्नमेंट कहती रही है सब चंगासी, लेकिन रियलिटी लोग लंबी लाइनों में लगे हैं। ब्लैक में सिलेंडर उन्हें खरीदना पड़ रहा है हजारों में। एंड देन कम्स इंडियाज एक्सपोर्ट्स। गल्फ मार्केट्स पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के लिए क्रूशियल है। एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है चावल। इंडिया बासमती राइस का लीडिंग एक्सपोर्टर है। हम दुनिया का 70% प्रोडक्शन करते हैं और हमारी एक्सपोर्टिंग है 60 लाख टन की, विच इज वर्थ 50,000 करोड़ रुपीस। जानते हैं कितना चावल होता है? अगर मान के चले कि 1 किलो चावल से 10 मील खाए जा सकते हैं तो ये 60 लाख टन बासमती इतना चावल है कि 8 करोड़ लोग इसे एक साल के लिए खा सकते हैं। और इस एक्सपोर्ट का जो 75% कंट्रीब्यूशन है वो पंजाब और हरियाणा से आता है। पंजाब कंट्रीब्यूट 40%, हरियाणा कंट्रीब्यूट 35%। जो बासमती एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं अशोक सेठी, उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन अभी चल रही है इसकी वजह से ट्रेडर्स बैंकरप्सी में आ सकते हैं। रंजीत सिंह जोसन जो वाइस प्रेसिडेंट है बासमती एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पंजाब में, उन्होंने कहा कि अगर वॉर खिंचती है लॉसेस एक्सपोर्टर्स के लिए ही बढ़ेंगे और जो बासमती के दाम हैं वो गिर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो इसे उगाते हैं यानी किसान, उन पर इंपैक्ट आएगा। तो हालात मौजूदा दिनों में ऐसे बने हैं कि हर बिजनेस को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। क्लाइंट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयर रीइंबर्समेंट, ये ट्रैक करना अब ऑप्शनल नहीं है। अगर आपको एक ऐसा टूल चाहिए तो ओडो एक्सपेंसेस कैन हेल्प यू आउट। ओडो एक ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है जो एंटरप्रेन्योर्स की डे टू डे टास्क और ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करता है। अब इसमें आपको 45+ एप्स मिल जाती हैं, जैसे वेबसाइट बिल्डर, ई कॉमर्स, सेल्स, सीआरएम, इन्वेंट्री, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड इसका एक पावरफुल हिस्सा है ओडो एक्सपेंसेस। क्लाइंट के साथ डिनर, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रैवल। ओडो एक्सपेंसेस की मदद से आप अपने एक्सपेंसेस डेस्कटॉप से, मोबाइल से या सिंपली रिसीट को ईमेल करके सबमिट कर सकते हैं। पेपर रिसीट का झंझट ओवर। सारे एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट में ग्रुप हो जाते हैं, तो अप्रूवल फास्ट होती हैं, क्लीन होती हैं एंड नो कंफ्यूजन। एंड देयर इज मोर, आप एक्सपेंसेस स्प्लिट कर सकते हैं, क्लैरिटी के लिए नोट्स ऐड कर सकते हैं और हर एक चेंज और डिस्कशन चैटर में ट्रैक होता है। बेसिकली कोई भी चीज ऐसे व्हाट्सएप चैट या ईमेल चेन में लॉस नहीं होगी। एंड देन मैनेजर को एक्सपेंसेस रिव्यू करनी है, वो भी कहीं से क्विकली अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसी अप्रूवल मिलती है ये अकाउंटिंग के साथ ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। जीरो मैनुअल एंट्री, जीरो गलती। एंड इफ यू वांट विजिबिलिटी इन एक्सपेंस मैनेजमेंट, डिटेल्ड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉय के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, डेट के हिसाब से या डिपार्टमेंट के हिसाब से। मल्टीपल फिल्टर्स एंड ग्रुपिंग्स के साथ कस्टम रिपोर्ट्स बनाइए और अपनी फेवरेट रिपोर्ट सेव कीजिए क्विक एक्सेस के लिए। सबमिशन से लेकर रीइंबर्समेंट तक सब कुछ ओडो हैंडल करता है। एंड बेस्ट पार्ट, आपका पहला ओडो लाइफ टाइम के लिए फ्री है, अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट के साथ। तो अगर आपको अपनी कंपनी के एक्सपेंसेस एफर्टलेसली ट्रैक और मैनेज करने हैं तो आप फ्री में शुरू कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया एंगल पर वापस आते हैं। मैंने कहा था जान और माल दोनों की बात करेंगे, माल की बात कर ली, अब जान की बात करते हैं। रफली 18.5 मिलियन इंडियंस लिव आउटसाइड इंडिया एंड अराउंड 10 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क इन 6 GCC कंट्रीज। पिछले साल ही यूएई ने लगभग 2.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स को एनरोल किया था। वहीं इस वॉर के चलते कई इंडियन कैजुअलिटीज भी हुई हैं। 3 इंडियन seafarers were killed and 1 injured while serving on board foreign flagged vessels. 1 Indian mariner was reported killed on a Marshall Islands flagged oil tanker in Gulf of Oman. GCC में भी कई इंडियंस इंजर हुए हैं, 1 in Israel and there are reports of another individual being injured in Dubai. Moving on to the Punjab angle. पंजाब भारत की पहली स्टेट बनी जिसने कंडेम किया यूएस और इजराइल का अटैक ऑन ईरान। 6 मार्च को आपके लीडर सुखविंदर कुमार सुखी, इन्होंने असेंबली में ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी की बात की। He condemned Trump's
attack on a school in Iran, जिसकी वजह से 165 girls lost their life. And वहीं he condemned the assassination of Iranian leader Ayatollah Ali Khamenei. उधर 9 मार्च को शिरोमणि अकाली दल का एक delegation paid a visit to Iranian embassy in Delhi. This to convey their condolences. Not to forget, since we are on Punjab angle, LPG crisis से पंजाब भी हिट हुआ है. सप्लाई लगभग 25% कम है और डिमांड 25% एक्स्ट्रा. 980 agencies are facing thousands of pending domestic bookings. Lastly, let's talk about farmers. 10 मार्च को बरनाला में इस वॉर और यूएस इंडिया ट्रेड डील के खिलाफ कई फार्मर्स इकट्ठा हुए. उसके बाद ये इकट्ठ और बड़ा हुआ. 23 मार्च को ऑर्गेनाइज हुई किसान मजदूर जन क्रांति रैली. इसे ऑर्गेनाइज करने वाले भारतीय किसान यूनियन चरूनी. हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड से फार्मर्स इकट्ठे हुए कुरुक्षेत्र के पिपली में. बात उठाएगी कि ये जो ट्रेड डील है या फिर ये जो ईरान पर यूएस इजराइल का अटैक है, ये एंटी फार्मर है. फार्मर्स का पॉइंट ये था कि वॉर की वजह से एक्सपोर्ट फ्रेजाइल होता है, जिसे हमने ऑफ कोर्स पहले वीडियो में डिस्कस भी किया. और एक्सपोर्ट में ऑफ कोर्स बहुत सारे एग्रीकल्चरल गुड्स भी हैं, जिसकी वजह से फार्मर भी इंपैक्ट होगा. एंड यूनियन के प्रेसिडेंट गुरनाम सिंह चरूनी ने कहा कि ये जो यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई है, तो जो 3 कृषि कानून आए थे जिन्हें काले कानून कहा गया था, उससे भी बुरे ही है. कुरुक्षेत्र के डीसी विश्राम कुमार मीना ने कहा है कि यूनियन को एश्योर किया गया कि एक मीटिंग होगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ 2 अप्रैल को. लेकिन सिर्फ यही नहीं, इन फार्मर्स की और भी कई डिमांड्स थी, लाइक लीगल गारंटी ऑन एमएसपी, लोन वेवर्स, एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन फॉर क्रॉप लॉसेज, अमेंडमेंट्स इन द लैंड एक्विजिशन एक्ट, इंप्रूवमेंट इन द पीएम फसल बीमा योजना, कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग फार्मर्स प्रोटेस्ट. इस चैनल पर हमने बहुत सारी वीडियोस की हैं ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड यू वुड सी कि उनकी कहीं ना कहीं हर प्रोटेस्ट में ये वाली डिमांड्स तो होती ही हैं, विच मीन्स कि ये अभी तक पूरी नहीं हुई हैं. एंड दैट इज व्हाई देयर इज दैट एंगर ऑल्सो इन दैम. एंड देन देयर इज इंडिया यूएस ट्रेड डील, जिसका काफी ज्यादा जिक्र हो रहा है. वैसे तो इट डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो ऑफ इट्स ओन, बट इसमें हम बात कर ही रहे हैं तो आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली कि है क्या ये ट्रेड डील. तो ताया ट्रंप, व्हाई डू आई कॉल हिम दैट? इस चैनल पर हम ट्रंप को ताया ट्रंप ही कहते हैं, बिकॉज़ ही बिहेव्स लाइक दैट वन ताया जी, राइट, कि मैं जितना कहूंगा उतना ही करना पड़ा. सो एनीवे, एक टैरिफ उन्होंने इंडिया पर लगाई थी 25% की, क्योंकि उन्हें लगता था कि भाई हमारे पे तो बहुत टैरिफ लगाती है इंडिया, तो हम भी लगाएंगे 25%. लेकिन 25% उसके ऊपर और लगाएंगे, क्योंकि अब रशिया से ऑयल की डीलिंग कर रहे हैं, तो कुल 50% की टैरिफ. इसका मतलब समझते हैं, यहां से अगर हम कुछ भेजते हैं वहां पर, तो 50% टैरिफ वहां के इंपोर्टर को देना पड़ेगा, विच मींस हमारे गुड्स लेने के लिए वहां के लोग डिस्करेज होंगे, राइट. एनी वो जो फाइन वाला 25% था वो तो उन्होंने निकाला ही. जो रिमेनिंग 25% बचता है उसे 18% कर दिया गया. बड़ा एहसान कीता जी. इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट, और कई हैवी टैरिफ वैसे अभी एक्टिव हैं, लाइक 50% टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम, 126% टैरिफ ऑन इंडियन सोलर एक्सपोर्ट्स. इस ट्रेड डील की बहुत सारी डिटेल्स अभी सामने नहीं है, लेकिन जो आउटलाइन है उससे ही काफी लोगों को कुछ दिक्कत है. जैसे मैं ये लाइन पढ़ता हूं: इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. यानी जो सामान हम एज इंडियंस मंगाते हैं यूएस से, उस पर जो टैरिफ इंडिया लगाती है उसे या तो एलिमिनेट सरकार करेगी या रिड्यूस कर देगी. इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यूएस का एग्रीकल्चरल सिस्टम काफी एडवांस्ड है, उनके पास बहुत सारे फायदे हैं, और इंडियन फार्मर्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. आप एक कंपैरिजन कीजिए. यूएस फार्मर के पास पब्लिक सपोर्ट है, डायरेक्ट इनकम पेमेंट है, क्रॉप इंश्योरेंस है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव है. कट टू इंडियन फार्मर के पास क्या है? राइजिंग इनपुट कॉस्ट, डिक्लाइनिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पुअर प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म्स एंड लोन, सो मच मोर. तो फार्मर्स का डर ये है कि जब आप इंपोर्ट्स पर टैरिफ खत्म ही कर देंगे, और वहां के एग्रीकल्चरल या वहां के डेयरी गुड्स से हम कैसे कंपीट कैसे करेंगे? हेंस फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग. एंड लॉट ऑफ दीज फार्मर एसोसिएशन आल्सो look at attack on Iran as unfair, unjust and undemocratic. Lastly, अब वक्त आ गया इस वीडियो को खत्म करने का. My conclusion. How I look at this situation is that this is not a war. This is a reminder to tell us that world is deeply connected. हमारा भले कोई इसमें रोल हो ना हो, लेकिन वर्ल्ड की जो चीजें हैं वो आपस में ऐसे जुड़ी हैं कि एक झटका यहाँ से 7 समुंदर पार अगर किसी को लगता है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ हम आम लोगों को, आपको और मुझे महसूस होगा. एंड इट्स ऑल्सो मेकिंग मी फील लाइक कि खर्चा वो सब कर रहे हैं, बिल हम पे कर रहे हैं. यानी यूएस जो सब कर रहा है उसका बिल तो गरीब देश ही भर रहे हैं. पाकिस्तान में एक तरह से इकोनॉमिक लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ गई है कि उन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया. सिमिलर सिचुएशन इन बांग्लादेश. हमारे पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोविड जैसा जो हालात है वो वापस आ सकते हैं. तो समवेयर वी आर पेइंग द प्राइस ऑफ देयर वॉर, एंड यूजुअली वी लुक फॉर अ सोल्यूशन. आई डोंट सी एनी सोल्यूशन, आई एम सॉरी फॉर दैट. बट विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो के बारे में मैं आपके थॉट्स जानना चाहूंगा. आपको अगर कोई सोल्यूशन नजर आता है, यू कैन श्योरली ड्रॉप
इट इन कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को प्यार जरूर दें, लाइक जरूर करें, मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इफ यू सी एनी वैल्यू इन माय कंटेंट, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो लाइक कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एंड subscription is a crucial metric for us. With that, we've come to the end of this video. बाकी इस चैनल की बाकी वीडियो भी अभी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, उन्हें भी लाइक करें, उनके साथ भी एंगेज करें। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने। मेरा नाम है अरुण। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। बाय।